हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, दैट इज़ फॉर 25 मई 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है ये एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई थी MCA 21 के रिगार्डिंग। MCA 21 है क्या? बेसिकली ये गवर्नेंस इनिशिएटिव है। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर, जो इनेबल करता है ईजी एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ द MCA सर्विसेज टू द कॉरपोरेट एंटिटीज़, चाहे वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हों, चाहे प्रोफेशनल हों, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ द फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब MCA 21 कौन कौन सी जो है एप्लीकेशंस ऑफर करता है? ये इनेबल करता है बिजनेस कम्युनिटी को कि वो जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं एंड फाइल स्टैचूटरी डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड ईजिली। मतलब कोई भी जो है बिजनेस कम्युनिटी अगर उसको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है या कोई स्टैचूटरी डॉक्यूमेंट जो है फाइल करने हैं, तो वो क्विकली एंड ईजिली जो है फाइल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। देन पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी या बिजनेस जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकती है। देन इफेक्टिव रेजोल्यूशन है पब्लिक ग्रीवियंसेस का। कोई भी पब्लिक ग्रीवियंस है, ठीक है, तो वो भी ईजिली जो है एंड ईजिली और फास्टर वे में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। देन हेल्प रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ चेंजेस चार्जेस ईजिली। जो भी चार्जेस हैं उससे रिलेटेड जो वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या होगी, ईजिली हो जाएगी। देन इंश्योर्स प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिव कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉज एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, कि जितनी भी लॉज हैं या कॉरपोरेट गवर्नेंस हैं, कोई रूल्स हैं, उसमें क्या है कि उसका इफेक्टिव जो है कंप्लायंस ये इंश्योर करता है। देन इनेबल द MCA एम्प्लॉयज़ टू डिलीवर बेस्ट ऑफ ब्रीड सर्विसेज, की जो MCA एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करें, वो सर्विसेज जो हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व करें। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या है, ये जो MCA 21 है, अगर इसको हम एक लेमन टर्म में मैं समझाऊँ तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए MCA 21 प्रोविजंस हैं दी हुई, कि बिजनेस जो है उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा जो प्रोसेस है। क्लियर? और याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर है। देन एक इसी का एक प्रोविजन है MCA 21 का V3 क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है। मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ये। किस लिए है? टू स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटेट सीमलेस इंटीग्रेशन एंड डाटा एक्सचेंज अमंग द रेगुलेटर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करेगा कि उनको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। देन इंटीग्रेशन एंड डेटा एक्सचेंज जो है रेगुलेटर्स के बीच में वो ईजिली यहाँ पे पॉसिबल होगा। अलाइंड विद ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया गया है इसको। एंड एडिड बाय, कौन एड कर रहा है इसको? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इट इज़ इन्विजन टू ट्रांसफॉर्म द कॉरपोरेट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इन इंडिया। मतलब जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उसको रेगुलेट करने के लिए MCA 21 V3 इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ने। देन जो की कंपोनेंट्स हैं MCA 21A के, 21 जो है उसके क्या है? ई एडजुडिकेशन में क्या आएगा कि सेंट्रल स्क्रूटिनी सेल जो है, सॉरी नॉट सेंट्रल स्क्रूटिनी सेल, यहाँ पे क्या है कि जो एडजुडिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में की जाएगी, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट है स्टेक होल्डर्स के बीच में या उनकी जो हेयरिंग है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, कि वो अपने डिस्प्यूट जो भी है उनका वो उसको रिजॉल्व कर सकें। देन नेक्स्ट है ई कंसल्टेशन में क्या है कि जो पब्लिक कंसल्टेशन है किसी प्रपोज्ड अमेंडमेंट को लेकर या किसी ड्राफ्ट को लेकर गवर्नमेंट के, तो उसके लिए जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, कि जहाँ पे वो जो अमेंडमेंट्स हैं, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो जो है MCA की वेबसाइट पे वो टाइम टू टाइम जो है अपडेट की जाएंगी विद यूज़र्स कमेंट्स एंड सजेशंस। क्लियर? ये सारा डिजिटल फॉर्मेट पे हुआ। देन नेक्स्ट है ई स्क्रूटिनी।
ई स्क्रूटिनी में क्या है कि एक सेंट्रल स्क्रूटिनी सेल जो है सेटअप किया जाएगा जो स्क्रूटिनाइज करेगा सर्टेन स्ट्रेट थ्रू थ्रू प्रोसेसेस कि जो फाइल की है, जो फॉर्म फाइल किए हैं कॉरपोरेट्स ने MCA 21 रजिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे उसकी इन डेप्थ स्क्रूटिनी की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटिनी की जाएगी उनके फॉर्म्स की। देन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि असिस्ट करेगा MCA को इन आइडेंटिफाइंग नॉन कंप्लायंट कंपनीज की, कंपनीज जो MCA की जो रेगुलेशंस है अगर उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, चाहे वो कंपनीज हों चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हों, तो ऐसी कंपनीज जो फॉलो नहीं कर रही हैं उनको क्या करेगा, इश्यूज जो है एक नोटिस जो है इशू करेगा, और कंपनीज या LLPs को वो टाइम टू टाइम जो है इंटीमेट करता रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्लियर, मतलब उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा, उसको रिकमेंड करेगा कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम MCA को, जो कंपनीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं कर रही हैं। देन MCA लैब है, ये सेटअप की जाएगी जो जिसमें क्या होंगे, कॉरपोरेट लॉ एक्सपर्ट्स होंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ई कंसल्टेशन, मतलब ई कंसल्टेशन है चाहे वो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो MCA लैब क्या करेंगी, वो इनको इवेल्युएट करेंगी ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। FDI फ्लोज क्रॉस्ड $81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के लिए यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे FDI आपको पता है कि जब कोई भी कंपनी एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरी कंट्री में, मान लो एक्स कंपनी है US की, उसने क्या किया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंडिया में सेटअप किया। क्लियर, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ एक और इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरह की फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है कंपनी, लाइक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं सेटअप करेगी, बट फॉर एग्जांपल US की कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी के जो है शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्ट किया है, कोई ऐसी चीज़, वो किसके अंडर आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे किसकी बात की गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कितनी ज़्यादा जो है ग्रो की है, 10%, 10% इन 2021। क्लियर, और ये जो डेटा है किसने दिया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। सिंगापुर जो है वो टॉप इन्वेस्टर है, ठीक है, जो 1/3 इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सिंगापुर से। देन उसके बाद कौन है, US, विच अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ FDI। 23% FDI जो है, 1/3 FDI सिंगापुर से आ रही है, 23% FDI US से आ रही है, एंड 9% FDI जो है वो कहाँ से आ रही है, मॉरिशियस से। FDI इक्विटी अगर हम बात करें US से, वो ट्रिपल हो गई है अगर हम कंपेयर करें 2019-20 से। और UK से जो है इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो की है 44%। और शार्पेस्ट ग्रोथ जो है अमंग टॉप 10 FDI ओरिजिन कंट्रीज वाज अकॉर्डेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑयल रिच नेशन जम्प्ड फ्रॉम ए मेयर $90 मिलियन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप FDI डेस्टिनेशन, अब ये तो कंट्रीज़ का पता लग गया कि कहाँ से जो है FDI आई है। अब कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, गुजरात में, अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ फॉरेन इक्विटी इनफ्लोज। उसके बाद फॉलोड बाय इट्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज राइवल महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र। देन कर्नाटका जो है, यहाँ पे 13% जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, और इससे क्या पता लगता है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेटली कहाँ कितनी आई है, 23% फॉरेन इक्विटी आई है सिर्फ, ठीक है। तो 37% गुजरात में आई है, 27% महाराष्ट्र में है, देन 13% जो है कर्नाटका में है, और जो बची हुई 23% है वो बाकी स्टेट्स में आई है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है वो टॉप सेक्टर बना है 2020 और 21 में, विद अबाउट 44% शेयर ऑफ टोटल FDI इक्विटी, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन
एक्टिविटीज़ एंड देन सर्विस सेक्टर। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो टॉप सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड देन सर्विस सेक्टर। क्लियर। और जो 94% इक्विटी एफडीआई इनटू गुजरात जो आई है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में ही आई है। क्लियर। Then Karnataka with 9% of FDI equity receipts into the sector was followed by Delhi that received 5%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या जो मेंस में आपको फैक्ट यूज़ हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, रबर गुड्स, रिटेल ट्रेडिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैड रिकॉर्डेड मोर देन 100% जंप। जो ये सेक्टर्स हैं यहाँ पे मोर देन 100% जंप हुई है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक हाई पावर्ड पैनल जो है वो मीट करेगा टू चूज द नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। हाई पावर्ड पैनल जो है कमेटी, इसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस एन वी रमन एंड लीडर ऑफ कांग्रेस इन द लोकसभा दैट इज अधीर रंजन चौधरी। क्लियर। यहाँ पे हम सीबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सीबीआई जो है सेटअप हुई थी 1963 में, एक रेजोल्यूशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांथनम कमेटी। अब देखो ये ना एक रेजोल्यूशन से बनी है, कोई पार्लियामेंट या किसी एक्ट के अंडर नहीं बनी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हुई। याद रखना, रेजोल्यूशन के अंडर बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। किसी एक्ट के अंदर बनी होती, किसी कानून के अंडर, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती। इसकी पावर जो इसको मिलती हैं वो मिलती हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। द सीबीआई जो है ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज सीवीसी एंड लोकपाल को। देन अपॉइंटमेंट जो है सीबीआई डायरेक्टर की ये देख लेते हैं। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है 2013 का amended the Delhi Special Police Establishment Act and made the following changes with respect to appointment of director of the CBI। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया जो 2013 में, उसने जो थी यहाँ पे एक अमेंडमेंट की दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, और कुछ चेंजेस किए विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, consisting of Prime Minister as the chairperson, the leader of opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन होगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। मतलब चीफ जस्टिस खुद भी मेंबर हो सकता है या फिर वो किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नॉमिनेट कर सकता है अपनी जगह। देन लेटर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट मेड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी। अब 2014 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए कि कमेटी की जो कंपोजिशन होगी, कि अगर कोई भी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, देन लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में वो इसका मेंबर होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए उस पार्टी को एटलीस्ट जो है 10% वोट्स चाहिए। अगर 10% वोट्स नहीं है तब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता है। क्लियर। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years टेन्योर। टेन्योर कितना है? 2 years। ये मिला है सीवीसी एक्ट 2003 के लिए। तो आपको सीबीआई का भी यहाँ पे बता दिया गया है, और कैसे सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द हिंदू में आया है, द एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पोक्सो। पोक्सो एक्ट आप सबने सुना होगा। पोक्सो स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, 2012 में ये एक्ट आया था। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या हाईलाइट किया है? ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हाईलाइट की हैं। ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे जो है ऑथर ने हाईलाइट किया है कि पोक्सो एक्ट जैसे 2012 में आया है, तो ठीक है 2012 में आया है, बट उससे पहले इस एक्ट में क्या प्रोविज़न है कि जो ये एक्ट है ये हिस्टोरिकल जो
केसेस हैं या हिस्टोरिकल जो ऐसे केसेस हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल केसेस हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। क्लियर? तो हिस्टोरिकल अब्यूज़ जो हुए हैं चाइल्ड के साथ, वो यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया कि उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। देन इसके साथ ही क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा सीआरपीसी है, वो प्रोहिबिट करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी केस का कॉग्निसेंस का मतलब होता है कि सुओ मोटो टाइप, कि वो नहीं ले सकता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद। मान लो आप जुडिशियल जो है मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर रहे हो, बट उसको जो है एक वक्त उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बीत चुका है उस केस को, तो वो उस केस को रजिस्टर्ड नहीं कर, केस जो है उसको एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। देन केस दैट इन्वॉल्व्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नॉट अमाउंटिंग टू रेप, कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है इन्वॉल्व है बट वो उसको रेप नहीं कंसिडर किया जा रहा है अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड, या फिर जो पोक्सो जो है इनेक्टमेंट हुई 2012 से उससे पहले, तो उनको जो है ऐसे जो केसेस हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली लेसर जो है वो यहाँ पे पनिशमेंट इन्वॉल्व है, मतलब वहाँ पे लेसर जो है जो है ऑफेंस उसको कंसिडर किया जाएगा, लाइक ओनली मोडेस्टी ऑफ अ वीमेन अंडर सेक्शन 340 ऑफ 4 ऑफ द आईपीसी, मतलब उसको एक रेप केस नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, मोडेस्टी ऑफ आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। क्लियर? अब ये जो है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वीमेन, यहाँ पे क्या है कि सेक्शन के अंडर ये सेक्शन है 354 ऑफ द आईपीसी की, अगर मोर कि 3 साल जो है उसको हो चुके हैं इंसिडेंट को, अब वो केसेस जो है सीआरपीसी के अंडर नहीं कंसिडर किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो प्रॉब्लम क्या है कि जब केस हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसके 3 साल के अंडर अंडर वो केस फाइल होना चाहिए, तो उसके बाद का कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके अलावा जो 2012 में ये इनेक्टमेंट आई है, उससे पहले जो ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ हुए हैं, जो हिस्टोरिकल अब्यूज़ हैं, वो भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किए गए हैं। तो ऑथर ने हाईलाइट किया कि हमारे पास ऐसी लॉ होनी चाहिए जो ये जो लूप होल्स हैं इनको प्लग इन कर सके। देन ऑथर ने साथ में और क्या हाईलाइट किया है कि ये जो है कि डिलेड जो रिपोर्टिंग हो रही है इसको कंसीडर ना करना, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, कि इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हो सके हैं, जैसे कि जो विक्टिम है उसको डर है किसी तरह का, कि उसको डर है कि पब्लिक ह्यूमिलेशन ना हो जाए उसकी, या फिर उसको डर है कि जिसने किया है वो उसको कोई हार्म ना कर दे। देन एक ट्रस्टवर्दी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी है, शायद इस वजह से भी है। देन एक एक जो है रोलैंड सी समिट, इन्होंने एक थ्योरी भी प्रपोन की थी कि एक सिंड्रोम है जहाँ पे चाइल्ड जो है उसको एक डर रहता है कि अगर वो ये सीक्रेट जो है अब्यूज़ हुआ है जो उसके साथ, कि अगर वो इसको हाईलाइट करेगा तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बिलीव ना करे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन ऑथर ने हाईलाइट किया है कि मेजर ड्रॉबैक क्या है, कि अगर डिलेड रिपोर्टिंग होती है तो एक तो एविडेंस की दिक्कत रहती है। अब मान लो रेप जो है वो 10 साल पहले हुआ है और 20 साल पहले हुआ हो, तो उससे रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। देन जो एक स्टडी हुई थी जिसमें हाईलाइट किया गया कि लेस देन 5% चांस है कि ऐसे केसेस में जो हिस्टोरिकल अब्यूज़ के केसेस हैं कि वहाँ से फिजिकल और मेडिकल जो है एविडेंस मिलना पॉसिबल है। यूके जो है वहाँ पे ऑथर ने बताया कि यूके जो है उसने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की थी ऑन प्रोसिक्यूटिंग केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अंडर द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2003 टू असिस्ट द पुलिस इन सच केसेस। मतलब यूके ने एक लॉ बनाई हुई है जो है पुलिस को जो है असिस्ट करेगा ऐसी केसेस में, हिस्टोरिकल अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस हैं। ऑथर ने हाईलाइट किया कि हमें जो है पोक्सो जो एक्ट है इसको थोड़ा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, इसमें जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ को भी, जो हिस्टोरिकल सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको भी कंसिडर करें।
नेक्स्ट देखते हैं पोक्सो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोक्सो एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पे क्या इंक्लूड है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। क्लियर। एक्ट जो है इसने ले डाउन क्या किया है, चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म एक होगा जो कि रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग के लिए क्या होगा, चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म होगा कि चाइल्ड जो है वहाँ पे चाइल्ड को ऐसा कोई फियर ना हो या फिर उसको कॉन्फिडेंस आए कि वो रिपोर्टिंग जो है कर सकता है। देन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो एविडेंस उससे रिलेटेड जो है चाइल्ड फ्रेंडली होगा, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एंड स्पीडी ट्रायल होगा थ्रू डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाई जाएंगी। और ये एक इंपॉर्टेंट है, एक्ट जो है इसने डिफाइन किया चाइल्ड को। चाइल्ड कौन है, अ पर्सन, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। एनी पर्सन, तो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक गर्ल होगी, वो एक बॉय भी हो सकता है जिसकी 18 साल से एज कम है। देन पोक्सो एक्ट ने जो है यहाँ पे एक प्रोविज़न दी गई है कि जितने भी ट्रायल्स होंगे इससे रिलेटेड वो कैमरा में कंडक्ट होंगे ताकि इससे जो है चाइल्ड की आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो सके। देन एक्ट रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स जो है वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, ये भी आपने याद रखना है कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। देन दीज कोर्ट्स कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। ये जो स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा, ये डिसाइड करेंगी कि जो कि कंपनसेशन जो है ट्रीटमेंट के लिए या उस चाइल्ड की रिहेबिलिटेशन के लिए वो कितना दिया जाना चाहिए। और जो जितने भी केसेस आएंगे इस कोर्ट के लिए इस कोर्ट में, वो जो है डिस्पोज ऑफ करने होंगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट दे वर रिपोर्टेड। कि केस जब रिपोर्ट किया जा रहा है तो उसके विद इन 1 ईयर जो है उसको रिजॉल्व करना होगा। नेक्स्ट ये एक न्यूज़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, G7 क्लोज टू डील ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज। कि G7 कंट्रीज जो हैं वो एक डील जो है साइन करना चाह रही हैं किससे रिलेटेड, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमीज, अब G7 में 7 मेजर इकोनॉमीज हैं, और क्लोज टू एन एग्रीमेंट। किससे रिलेटेड एग्रीमेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज, पेविंग द वे फॉर अ ग्लोबल डील। क्लियर। G7 का देख लेते हैं। G7 में 7 कंट्रीज हैं, मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कौन कौन सी हैं, कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। जो है यहाँ पे ग्रुप की वर्चुअल मीट हुई है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और इन पर्सन मीट होगी बाद में, जहाँ पे जो है सेंट्रल एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है डील की वो डिस्कस की जाएंगी और एग्रीमेंट किया जाएगा एक। तो यहाँ पे डील किससे रिलेटेड है कि जो कंपनीज हैं, अब देखो मैं आपको एक लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ कि जैसे ही जो भी ये डिजिटल कंपनीज है, जैसे अमेजोन है, फेसबुक है या गूगल है, ये क्या करती हैं, ये अपना जो टैक्स है, टैक्स जो है या फिर जो प्रॉफिट है वो एक ऐसी कंट्री या किसी स्टेट में शिफ्ट कर देती हैं जहाँ पे लो टैक्सेशन हो। तो इससे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स कंपनी है, वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट या जो भी है इंडिया में, मतलब सेल्स या सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड कर रही है, इंडिया में, बट उसने अपने प्रॉफिट है किसी और कंपनी में, लेटस से मॉरिशियस में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मॉरिशियस में टैक्सेशन कम है, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये एक एग्रीमेंट किया जाएगा कि जो कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज वो जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहीं पे वो टैक्स के लिए लायबल हों। क्लियर। And if a deal can be agreed informally by finance minister, G7 leaders could formally sign it at their summit next month। अगर ये जो है डील साइन हो जाती है तो इसको फॉर्मली जो है जो नेक्स्ट सबमिट होगी G7 की, वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। अ प्लान टू द 135 नेशंस टू नेगोशिएट अंडर द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। और जो बाकी 135 नेशंस हैं जो डील नेगोशिएट करना चाहते हैं इस फ्रेमवर्क के अंडर, वो भी कंसिडर किए जाएंगे अंडर द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अंडर। आपने ये भी याद रखना है। देन OECD के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में फाउंड हुई थी ये। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है
किस लिए फाउंड की गई थी? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए एंड वर्ल्ड ट्रेड को। मोस्ट OECD मेंबर्स जो हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं विद अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनको जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसका वो सारी कंट्रीज OECD की मेंबर्स हैं। 36 मेंबर्स हैं टोटल। इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है। 3 तरह की जो है रिपोर्ट रिलीज करता है OECD। अब देखो UPSC में हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि कोई रिपोर्ट का नाम दे देंगे और आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो OECD जो है 3 तरह की रिपोर्ट देता है, गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट, देन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, देन OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। तो तीनों ही आपने याद रखनी है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक आर्टिकल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके GS2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। अब देखो आपको पता है कि अमेरिका ने जो है डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑथर ने जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट की हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव भी बताया है कि जो प्रॉब्लम्स जो हैं आ सकती हैं, जो कंपनीज़ को कंट्रीज़ को जो भी मतलब यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है क्या नहीं। तो ऑथर ने क्या हाईलाइट किया है, सबसे पहले अमेरिका का जो रोल है उसने वो जो है हाईलाइट किया है कि अमेरिका जो है वो उसने डिसाइड किया है कि वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा विदाउट एनी पीस प्रोसेस, कि वो अब जो है एक पार्टी नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली जो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। हालांकि ये ट्राई चल रही है, इस्तांबुल भी ये ट्राई कर रहा है। इस्तांबुल मतलब मीन्स अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है, नॉट अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो वो भी ये नेगोशिएशन कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो डील है वो एक पीसफुल वे में साइन हो जाए ताकि बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अब जैसे आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो वॉयलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं अफ़गानिस्तान में। तो एक अप्रीहेंशन है कि अब जो अमेरिका का क्या इस टाइम पे विड्रॉ करना अपने ट्रूप्स को वो क्या एक सही डिसीजन है या नहीं है। तो यहाँ पे एक बात की गई है। देन जो ये अटैक्स हुए हैं तो ऑथर ने हाईलाइट किया है, तो इससे हो सकता है कि जो जो तालिबान है वो एक जो है डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि वो एक इतना कैपेबल है कि अगर नेगोशिएशन के साथ उसको कोई टेरिटरी नहीं मिल रही है तो वो उसको कैप्चर कर सकता है बाय मिलिट्री फोर्स। क्लियर? देन पाकिस्तान का इमरजेंस यहाँ पे बताया कि देखो पाकिस्तान का जो रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है। क्लियर? अब पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल है तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने का। तो यूएस ने पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के बिना इस डील को नेगोशिएट करना लाइक इम्पॉसिबल है। तो एक पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल था। अब पाकिस्तान के पास क्या जो है पाकिस्तान को क्या अप्रीहेंशंस है कि यूएस ने अगर जो विड्रॉ कर लिया तो यूएस जो है जो उसको पहले इंपॉर्टेंस देता था पाकिस्तान को ड्यू टू इट्स रोल इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, अब हो सकता है कि वो कम हो जाए। बट पाकिस्तान जो है यहाँ पे वो अपना प्रोएक्टिव जो है रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, ताकि यूएस के साथ उसके कोर्डियल जो है रिलेशन जो है वो बने रह सकें। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है उत्तर ने हाईलाइट किया है चाइना का जो स्टांस है। चाइना जो है उसको हालांकि थोड़ा नुकसान ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि हो सकता है कि चाइना जो है उसको उसको कोई दिक्कत नहीं थी अगर अमेरिकन जो है ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में थे, क्योंकि चाइना को एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिला हुआ था अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए या और एक्टिविटीज़ के लिए। तो चाइना को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही टेररिस्ट फ्रंट से ना ही कोई और उससे। बट चाइना को लगता है कि अगर अमेरिका ने ये विड्रॉ कर लिया यहाँ से तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। बट चाइना भी यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है और टाइम टू टाइम जो है पार्टिसिपेट कर रहा है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, ताकि जो है जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी काबुल में तो उसके साथ वो इंगेज रह सके। क्लियर? इंडिया जो है, इंडिया का यहाँ पे जो रोल है या चाइना या इंडिया को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो या इंडिया या पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, अब इंडिया जो है वो
इंडिया किस चीज़ की डिमांड करता है? अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस की जो अफगान गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे की जानी चाहिए। अब तालिबान जो है इंडिया उसको इतना सपोर्ट नहीं करता है, बट तालिबान जो है उसको पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है, अब रशिया चाइना जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो इंडिया को ऑथर ने हाईलाइट किया है कि इंडिया को भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इन केस अगर गवर्नमेंट बनती है बाद में तालिबान की पीस प्रोसेस के बाद, तो इंडिया को एक रिलेशन जो है बनाकर रखने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाकर रखेगा तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में या इंडिया पाकिस्तान में कुछ डिस्प्यूट आगे बढ़ जाए। पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और अगर तालिबान भी इसमें पार्टी बन गया पाकिस्तान के साथ, तो और दिक्कत जो है इंडिया के लिए आ सकती है। क्लियर? तो ऑथर ने हाईलाइट किया है कि इंडिया जो है उसको थोड़ा तालिबान जो है उसके साथ भी एक एक जो है बातचीत करनी चाहिए। क्लियर? देन चाइना, जो मैंने आपको बताया कि चाइना जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि चाइना जो है वो उसको पीस प्रोसेस है, तो चाइना किसी भी तरह का जो है यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए तैयार है, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो, चाहे वो यूएस लेड हो, चाहे वो यूएन लेड हो, चाहे वो पाकिस्तान लेड हो। तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर क्या करती है कि यहाँ पे पीस बनी रहे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतना ही था आज के लिए। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम जो आज वीडियो डिस्कस की है, तो इसका कल इससे रिलेटेड या फिर परसों जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे हम डालेंगे, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।